गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 चल रहा था हमारा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमारा पार्ट 3 है। आज हमारा टॉपिक है राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। टॉपिक है हमारा राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। ठीक है, राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज्य के केंद्र में अनेक भवन है, जैसे महल। ठीक है, जो राज्य के केंद्र है उसमें क्या अन्य महल या भवन स्थित है। इसमें क्या लोटस जो महल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो लोटस था इसमें कमल यानी कमल महल, यह नामकरण इस महल की सुंदरता थी। जो लोटस था उसकी सुंदरता को या कमल की सुंदरता को देखकर इसका नामकरण किया गया था। यह जो अंग्रेज यात्री थे हमारे, उन्होंने इसको लोटस नाम दिया था। इस कमल महल में क्या थी, 9 मीनारें थी। जो ये कमल महल था इसमें क्या 9 मीनारें थी। नौ मीनारें थी। तो इन 9 मीनारों में से क्या था, जो बीच की सबसे ऊंची मीनार थी वो एक थी, और इसके चारों तरफ इसकी भुजाओं में क्या 8 मीनारें थी। ठीक है, जो इसकी सबसे ऊंची मीनार थी वो 9वीं जो बीच में थी, और इसके बराबर में जो 8 मीनारें थी इनके मीनारों की भुजाओं के साथ थी। जो विजयनगर शासकों की धर्म सहनशीलता की नीति का प्रचारक देती है। और जो ये मतलब जो विचारक थे ये सहनशीलता का क्या वो प्रचार देती थी, विचारक देती थी। मतलब यह एक विशाल परिषद भवन था। जो ये क्या था, लोटस जो था हमारा कमल था वो क्या था हमारा एक विशाल परिषद था। मतलब भवन, बहुत बड़ी मात्रा में क्या भवन था ये। और यहाँ पर राजा और उसके परामर्श विचार विमर्श के लिए आया करते थे। जो राजा थे या उसके शासक थे वो क्या परामर्श, अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को, या अपने राज्य में क्या हो रहा है या अपने शासन में क्या हो रहा है या हमें इसे कैसे चलाना चाहिए, तो उन सब बातों को करने के लिए क्या इस भवन में आया करते थे। ठीक है, मंदिर का निर्माण केवल राजा और राज परिवार के लिए किया जाता था। ठीक है, जो ये मंदिर का निर्माण किया जाता था वो राजा और राज परिवार के लिए किया जाता था। और अत्यधिक सुंदर होने के बाद इसका क्या हजार राम मंदिर नाम से प्रसिद्ध था। जो ये मंदिर था इसे क्या हजार राम मंदिर के नाम से भी उपलब्धि या प्रसिद्धि मिली हुई थी। कमल महल के समीप हाथियों का विशाल फील खाना था। जो मतलब कमल का जो महल था उसके समीप हाथियों का फील खाना था। फील खाना का मतलब हाथियों के रहने का स्थान। ठीक है, फील खाना की विशालता को देखते हुए विद्वान इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विजयनगर शासकों की विशाल सुसंगठित सेना में हाथियों की पर्याप्त संख्या थी। जो मतलब जो शासक थे, शासक के साथ साथ क्या हाथियों की जो बहुत अधिक संख्या थी, मतलब काफ़ी मात्रा में हाथियों की संख्या थी। क्योंकि देखो पहले क्या था, किया जाता था, तो युद्धों में हाथियों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर है हमारा अगला टॉपिक विजय शहर के मंदिर।
ठीक है, विजय शहर के मंदिर। जो विजयनगर राजधानी का चयन हुआ है वो तुंगभद्रा नदी के तटीय पर लगे विजय शहर का एक उत्तरी भाग चट्टानी था। ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी है उस पर तट पर लगे जो विजयनगर शहर का उत्तरी चट्टान था उसके लिए प्रसिद्ध हुआ है। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ी, जो यहाँ की पहाड़ियाँ थी, स्थानीय मान्यता थी उनकी पहाड़ियों की, तो उसमें क्या रामायण में जो थे, आपने सुना होगा रामायण में बाली और सुग्रीव थे तो उनके जो वानरों की राज्य की रक्षा की जाती, जो वानर थे उनके जिस राज्य में, मतलब उनका जो राज्य था और उसमें जो वानर थे उनकी रक्षा की जाती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मात देवी, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विजयनगर के संरक्षण देवता तथा शिव के संरक्षण के रूप में स्थान लिया है। ठीक है, फिर है हमारा मंदिर निर्माण की परंपरा, ये इसी के टॉपिक है, विजय शहर के जो मंदिर थे। फिर है मंदिर निर्माण की परंपरा भी थी, इस क्षेत्र में मंदिरों का क्या निर्माण कराया गया और पल्लव, चालुक्य, चोल वंशों तक इसका शासन हुआ। मतलब प्राय यहाँ के जो शासक थे अपने आप को क्या ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। जो यहाँ के शासक थे वो क्या करते थे, अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन करने के लिए अपने आप को वो क्या उनसे, ईश्वर से जोड़े रखते थे। शासक और अन्य समृद्ध लोग मंदिर के रखरखाव के लिए क्या दान और भूमि भी दान दिया करते थे। जो यहाँ के शासक थे, मतलब जो राजा महाराजा थे या शासक क्या करते थे जिस राज्य पर, और समृद्ध माने जो संपन्न परिवार था, वो लोग क्या करते थे, दान देते थे या कुछ भूमि देते थे मंदिरों के रखरखाव के लिए या उनके निर्माण के लिए। इसलिए मंदिरों का विकास महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में हुआ। और जो ये धर्म थे, मतलब जो मंदिर थे, उनका जो विकास हुआ वो क्या धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिकता के रूप में हुआ। फिर इसका है फिर हमारा शासकों द्वारा प्राचीन परंपराओं में नवीनता का समावेश और उसका विकास। जो हमारे शासक थे उन्होंने भी क्या प्राचीन जो ग्रंथ थे या प्राचीन परंपराएं थे उनको भी क्या अपनाया था, उनमें नवीन तथ्यों का, और उन प्राचीन परंपराओं में क्या जो नवीन तकनीकी है, जो नए तथ्य हैं या नई तकनीकी है, तो उसका क्या समावेश किया उन्हें, और उसी समावेश के अनुसार उन्हें खूब विकसित किया गया। अब राज्य के प्राकृतिक मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। राजा की मंदिरों की यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माने चले। जो राजा की यात्रा होती थी उसको क्या वो अवसर देने लगे, यात्राओं को महत्वपूर्ण मानने लगे, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक राजा के साथ जाते थे। जो यहाँ के नायक थे, सेना प्रमुख थी जो, वो क्या राजा के साथ मंदिरों में जाने लगी। फिर हमारा मंडप तथा गलियारे, तो इन्होंने क्या मंडपों का तथा गलियारों को भी इतना मतलब देव स्थलों के रूप में माना, और इन्होंने क्या करा, यहाँ पर मंदिरों के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण मंडप तथा लंबे वाले गलियारे थे। जो मतलब यहाँ पर मंडप थे, मतलब मंदिरों के और गलियारे थे, वो इतने काफ़ी थे, तो इन गलियारों का प्राय परिषद जो स्थित था, मतलब तो उन्होंने देव के लिए उन्हें समर्पित कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा मंडप तथा गलियारे। उसके बाद हमारा टॉपिक है ये विजयनगर के महल, हमारा टॉपिक है इसमें विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। फिर है हमारा विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। ठीक है, जो विजयनगर थे उसके साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे थी। इसमें क्या केंद्रीय शासक था,
जो केंद्रीय शासक थे वो क्या, राजा था। राजा विजयनगर साम्राज्य में निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करता था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें क्या निरंकुशता पूर्वक क्या साम्राज्य स्थापित किया जाता था और राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो राजा होता था उसको ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ठीक है, तो राज्य की संपूर्ण शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। जो हमारा पूरा राज्य है उसकी देखरेख क्या थी, राजा के हाथ में होती थी। इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। मतलब इतना महत्वपूर्ण था राजा, मतलब उसके हाथ में क्या सारी राज्य की अर्थव्यवस्था थी, मतलब देख रेख था, लेकिन फिर भी वो क्या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, वह धर्मानुसार शासक करता था और वह धर्म के अनुसार ही शासन किया करता था। फिर है हमारे युवराज। राजा के ठीक बाद क्या युवराज, मतलब जब राजा होते थे उसके बाद क्या उनके बेटे होते थे या उनका उत्तराधिकारी होता था, तो उसे बोला जाता था युवराज का पद होता था। जो सामान्य राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जैसे मैंने अभी कहा आपको, वो राजा का पुत्र होता था। तो ज्येष्ठ पुत्र ही क्या था, पुत्र होता था। पुत्र न होने पर राज परिवार के किसी भी योग्य पुरुष को युवराज नियुक्त किया जाता था। अगर किसी शासक के पास या किसी राजा के पास उसका पुत्र नहीं होता था तो वो किसी भी अच्छे जो युवक होते थे, मतलब जो योग्य पुरुष होते थे, तो उसको वो पद ग्रहण करा देता था। ठीक है, फिर है हमारा मंत्री परिषद। राजा को शासन कार्य में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, सेनापति भी होते थे। राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जो राजा होता था वो क्या मंत्री और सेनापति की नियुक्ति करता था तथा वही उन्हें पदच्युत कर सकता था। मतलब वही उन्हें क्या उनके पद देता था कि तुम इस पद के लिए हो या तुम ये करते हो या तुम उस कार्य को करते हो, तो पद कहा था उनके कार्य को वही बताता था। दरबार, फिर है हमारा 4th पॉइंट इसी के अंदर है दरबार। दरबार विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों के दरबार वैभवशाली होते थे। वे दरबार की शान शौकत पर बहुत अधिक खर्च करते थे। मतलब जो दरबार की शान शौकत थी, अच्छा दिखने के लिए, उनका आकर्षित होने के लिए उन पे काफ़ी खर्च करते थे। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के सम्राट के राज दरबार की बहुत प्रशंसा करी। जो विदेशी यात्री थे उन्होंने क्या वो राजा महाराजों से मिलते थे, तो वो क्या उनके राज दरबार की भी प्रशंसा करते थे। फिर है हमारा विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा। की सामाजिक दशा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। समाज, पहली दशा क्या थी हमारा विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा में समाज। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि उस समय का समाज सुसंगठित था और उसमें क्या 4 वर्णों की बातें भी की गई है। मतलब 4 वर्णों में जो हमारे ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो उसमें 4 ब्राह्मणों की भी बात, मतलब 4 वेदों की बात की गई है वर्णों की। और इसमें ब्राह्मण जो थे उन्हें सबसे सर्व प्रमुख माना गया, मतलब उन्हें उनका जो दर्जा था वो सबसे ऊपर था। तो उन्होंने कहा सामाजिक और धार्मिक जीवन में नहीं बल्कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों में भी उनका विशेष महत्व था। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण का जो महत्व था, योगदान था, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा में नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी उनको दर्जा दिया गया है और सबसे अधिक विश्वास पात्र माना गया। और उन्हें क्या सबसे अधिक विश्वास, मतलब उन्हें विश्वास के काबिल माना गया है। उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे और उन्हें क्या ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो क्या करते थे, उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जो ब्राह्मण थे उन्हें
कोई भी वो अपराध करते थे तो लेकिन उसके लिए उन्हें क्या मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उन्हें सेना तथा शासन व्यवस्था में उच्च पदों का नियुक्त किया जाता था। जो ब्राह्मण थे उन्हें सेना के लिए या सेनापतियों के लिए या शासन की व्यवस्था के लिए क्या उनकी देखरेख के लिए क्या उन्हें सबसे ऊंचा पद मतलब पद दिया जाता था। फिर है हमारा इसमें स्त्रियों की दशा। हमारा क्या था इसमें? समाज था, स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा क्या थी इसमें? बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मात्रा थी, मतलब बहुत अच्छी दशा थी इसमें स्त्रियों की। और वे साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भाग लेती थी। जो भी हमारे साम्राज्य थे, जो भी हमारा युद्ध होता था, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में वे क्या भाग लेती थी। उन्हें कुश्ती लड़ना तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना भी आता था। ठीक है, उन्हें शिक्षा दी जाती थी इस चीज़ की, लड़ाई के लिए कोई भी युद्ध हो जाए, या राजा की पत्नी जो होती थी ना पहले के अपने राजा को बचा के ले जाती थी युद्ध करते हुए, तो क्या उन्हें अस्त्र शस्त्र और विद्या मतलब इन सब की क्या शिक्षा दी जाती थी। वे संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं में की शिक्षा भी प्राप्त करती थी। ठीक है, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाएं में वे पुरुषों से बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। फिर प्राय एक ही स्त्री से विवाह किया जाता था, परंतु धनी लोग जो थे वो क्या अलग अलग स्त्रियों से विवाह कर सकते थे। राजा परिवार के लोग बहुविवाह ही नहीं करते थे, अपितु रखेलों तथा दासियों को भी बड़ी संख्या में रखते थे। जो कुलीन परिवार के में कन्याओं का विवाह छोटी आयु में कर दिया जाता था। जो कुलीन परिवार होते थे तो जो उनकी लड़की थी उनकी क्या छोटी आयु में उनकी शादी कर दी जाती थी। जो मंदिरों में देव पूजा करती थी तो उन्हें क्या कहा जाता था? देवदासी। जो मंदिरों में जो देवदासी थी मतलब देव पूजा करती थी, भगवान की आराधना करती थी, तो उनको क्या देवदासी कहा जाता था। फिर हमारी कुप्रथाएं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुप्रथाएं। तो इसमें क्या अनेक बुराइयां भी मतलब बातें की गई है इसमें। कुप्रथाएं मान लें बुराइयां। ठीक है, समाज में अनेक कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। धनी लोग में बहुविधा प्रथा तथा बड़े पैमाने पर दहेज लेने की प्रथा प्रचलित थी। जो धनी वर्ग के लोग होते थे, बहु माने बहुत सारी पत्नियां होती थी उनके पास, और वो क्या दहेज काफ़ी मात्रा में दहेज लेते थे। एक हमारी ये क्या बुराइयां ही तो है हमारे समाज में। उसके बाद है इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा आदि प्रथाएं भी प्रचलित थी। मतलब बाल विवाह मतलब छोटी सी आयु में ही उनका विवाह कर देना, और सती प्रथा का मतलब है जिस स्त्री का पति मर जाता था तो वो स्त्री क्या उसकी चिता पर बैठ जाती थी, सती हो जाती थी, तो उसको क्या स्वर्ग प्राप्ति का प्रतीक माना जाता था। मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाना ही स्वर्ग प्राप्ति का मतलब मार्ग कहलाता था। तो सती होने वाली स्त्रियों को स्मृति में पत्थर के स्मारक में जलाया जाता। मतलब कि जो लेडीज जो सती प्रथा मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी सती हो जाती थी, तो उनकी याद में क्या मूर्तियां, स्मारक माने मूर्तियां बनाई जाती थी। फिर है हमारा भोजन। ठीक है, भोजन, यहाँ का जो भोजन था, लोगों का भोजन बड़ा ही सादा था, मतलब साधारण भोजन था। और ब्राह्मण मांस का सेवन नहीं करते थे। जो ब्राह्मण लोग थे वो मांस का सेवन नहीं करते थे, परंतु अन्य जाति के लोग मांस का सेवन किया करते थे। राज परिवार के लोग भी मांस का सेवन नहीं किया करते थे। ब्राह्मण और गाय और बैल को छोड़कर सभी प्रकार के जानवरों का वो क्या मांस खाते थे। जो गाय होती थी या बैल होती थी उसको छोड़कर वहाँ के लोग क्या सभी प्रकार का मांस खाते थे। यहाँ के लोग चावल, गेहूं, मकई, जौ, चना, मूंग, दालें आदि खाद्य पदार्थों का भी सेवन किया करते थे।
पेज के अनुसार बाजार प्रयुक्त मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरे, नींबू, अनार, कटहल आदि आम से भरे रहते थे। ये सभी बहुत सस्ते थे। जो मतलब विजयनगर के में जो था वो क्या थे, जो फल फ्रूट थे वहाँ पर, वो क्या जो दालें थी, अनाज था, वो बहुत ही बाज़ारों में क्या सस्ते दामों पर मिला करती थी। ठीक है, भोजन हो गया हमारा। फिर है हमारी वेशभूषा। वेशभूषा सामान्य वर्ग के पुरुष क्या थे, धोती कुर्ता पहनते थे। और जो यहाँ की लड़कियाँ थी वो मतलब जो लेडीज स्त्रियाँ थी वो साड़ी वगैरह पहनती थी। तो और वो क्या करते थे, जो पुरुष थे वो धोती और सफ़ेद सूती या रेशमी वस्त्र मतलब रेशमी कमीज पहनते थे और कंधे पर क्या दुपट्टा रखा करते थे। जो कंधे था उनका उस पर क्या वो धोती के दुपट्टा रखा करते थे, वाइट कलर का, आपने देखा भी होगा। और पगड़ी पहनते थे। राज परिवार के लोग कीमती एवं जरीदार वस्त्र पहनते थे। जो राज घराने के वर्ग के लोग होते थे वो जरीदार कीमती वस्त्र पहनते थे। ठीक है, राज परिवार की स्त्रियां यहाँ पर दुपट्टा वगैरह या साड़ी वगैरह पहनती थी। सामान्य लोग जूते नहीं पहनते थे। जो आम लोग थे वहाँ के विजयनगर के वो क्या जूते नहीं पहनते थे, लेकिन परंतु कुलीन वंश के लोग जो थे वहाँ पर राज परिवार के लोग थे वो रोमन शैली के जूते पहनते थे। ठीक है, उसके बाद है आभूषण। आभूषण है हमारा, इसमें मनोरंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो लेडीज होती है, स्त्री होते थे, वो क्या दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे, आभूषण पहनते थे। दोनों ही पुरुष आभूषणों के शौकीन हुआ करते थे। पुरुष दोनों ही हार, कड़े और बाजूबंद का प्रयोग करते थे। मतलब जो स्त्रियां थी, जो जेंट्स थे, देखा नहीं आपने महाराजा राजा, वो भी क्या कड़े वगैरह या आभूषणों का क्या प्रयोग करते थे। और जड़ाऊ भुजबंद तथा कुंडल भी पहना करते थे। जड़ाऊ मतलब काफ़ी मात्रा में हीरे मोतियों से कड़े हुए होते थे, जड़ाऊ से कहते हैं, जिन पे काफ़ी मात्रा में वर्क होता है। तो उस तरह से क्या वो जड़ाऊ कंगन या कानों में कुंडल भी पहना करते थे। आभूषण बड़े सुंदर और कलात्मक होते थे। मतलब वो जो आभूषण होते थे वो बड़े ही आकर्षित और बड़े ही सुंदर दिखा करते थे। फिर है मनोरंजन के साधन। लोगों के मनोरंजन के साधन, अनेक साधन प्रचलित थे, जैसे युद्ध करना, पशु युद्ध, मतलब देखा नहीं आपने, पशुओं को भी लड़ाते थे। नाटक, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। नाटक और यक्ष मतलब मंच पर संगीत और विधाओं का अभिनय किया जाता था। जो मंच होता था उस पर क्या संगीत या विधाओं का वर्णन किया जाता था। काफ़ी लोकप्रिय थे। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। और यहाँ पर शतरंज भी खेला करते थे। शतरंज या पासे का खेल भी खेला करते थे। और जो कुलीन वंश के लोग थे वो क्या जुआ भी खेला करते थे। ठीक है, तो ये आपका हमारे ये हो गया। इसमें दास प्रथा है। विजय साम्राज्य में दास प्रथा भी बड़ी प्रचलित थी। जो विजयनगर था उसमें दास प्रथा का भी प्रचलन था। इसमें दास दासियों का क्या क्रिया विक्रिया किया जाता था। दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। और यहाँ पर क्या जो विजय साम्राज्य था उसमें दास दासियों का क्रिया विक्रिया मतलब आदान प्रदान किया जाता था और उनके साथ क्या अच्छा व्यवहार किया जाता था। ये नहीं है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन दास दासियों के साथ क्या अच्छा व्यवहार ही किया जाता था। फिर है विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी अच्छी थी।
राज्य की, इसमें है राज्य की स्मृति। इसमें क्या था, जो राज्य परिवार थे, राज्य की गिनती तत्कालीन विश्व के अत्यंत धनी और संपन्न राज्यों से की जाती थी, राज्यों में की जाती थी। जो यहाँ के राज्य थे उनके धनी और संपन्न परिवार के लोग कहलाते थे। इटली के यात्री निकोली कोटी, पुर्तगाल के यात्री पेश और फारस के यात्री अब्रुजा के विजयनगर साम्राज्य की स्मृति की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की है। मतलब उन्होंने क्या, जो इसके साम्राज्य की राज्य की स्मृति थी, मतलब विजय थी, उन्होंने अपने गले अपने कंठ के द्वारा की गई है। ठीक है, फिर है हमारा कृषि है। राजा के पास भी भारी, जो इसमें था क्या, राज्य की स्मृति थी, राजा के पास क्या भारी मात्रा में कोष हुआ करता था, मतलब धन हुआ करता था, और उसके अनेक हाथी तथा सैनिक होते थे, और उसके पास क्या, वो काफ़ी समृद्ध था। जो ये राजा राज्य करता था वो काफ़ी संपूर्ण था, मतलब उसके पास क्या राज्य कोष था, मतलब धन था, और उसके पास अनेक सैनिक थे और अनेक मात्रा में हाथी थे। प्रत्येक राष्ट्रीय और जाति के लोग मिलेंगे, और उसके पास क्या प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रत्येक जाति के लोग उसके पास मिलते हैं। उसके अंदर ये नहीं था कि नहीं ये इस जाति का है उस जाति का है, यहाँ पर सभी जाति के उसके पास लोग मिलते थे। फिर है हमारा कृषि। जो विजयनगर की कृषि थी, विजयनगर में कृषि उन्नत अवस्था में थी, मतलब काफ़ी अच्छी उन्नति कर चुकी थी। विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहन दिया। जो यहाँ के शासक थे उन्होंने क्या, कृषि को अधिक महत्व दिया और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। और उन्होंने क्या, सिंचाई के लिए, जब कृषि करेंगे तो उसके लिए क्या, सिंचाई मतलब पानी की व्यवस्था भी होगी, तो उन्होंने नहरों, नदियों, तालाबों का मतलब वर्णन किया। वहाँ पर आदि खेतों की सिंचाई के लिए नदी, तालाब, नहरों का उन्होंने व्यवस्था की। फिर उसके बाद उद्योग धंधे। विजयनगर इसमें भी काफ़ी उन्नत की ओर था। उद्योग धंधों में उन्नत अवस्था थी उनकी, और वे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा इत्र उद्योगों का भी प्रयोग करते थे। मतलब जो विजयनगर के लोग थे वो इत्र माने परफ्यूम को भी निकालने का उद्योग करा करते थे, और आभूषणों का भी प्रयोग किया करता था। मतलब उनका भी आभूषण बनाने के लिए उनके अंदर अनेक प्रकार की कलाकारी थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक स्थिति। विजयनगर साम्राज्य की ठीक है, तो विजयनगर जो था उसके साम्राज्य में जो धार्मिक स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। हिंदू धर्म की उन्नति, इसमें क्या करा गया, हिंदू धर्म को उन्नति दी गई है। इस धर्म में क्या है, इसमें हिंदू धर्म के जो लोग थे उन्हें काफ़ी उन्नत किया गया है। इन्होंने कहा गया है कि जो विजय साम्राज्य के शासक थे वो हिंदू धर्म के प्रबल शासक थे, मतलब उन्हें हिंदू धर्म को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। उनके शासक काल में हिंदू धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई। विजयनगर के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो विजय धर्म के लोग थे, मतलब उन्होंने क्या, वैष्णव धर्म को काफ़ी उन्नत माना है, और काफ़ी मात्रा में उन्होंने वैष्णव धर्म की पूजा की है, और उसके साथ साथ उन्होंने शिव धर्म को भी काफ़ी प्रचार, मतलब काफ़ी मात्रा में प्रचारित किया है। शिव धर्म को भी, वैष्णव धर्म के साथ साथ उन्होंने शिव धर्म की भी उपासना की। यज्ञों और बलिदानों का भी रिवाज था। यहाँ पर क्या, यज्ञों और बलिदान, मतलब यज्ञ किया जाते थे, बलिदान दिए जाते थे, और जो
था महानवमी के उत्सव पर यहाँ पर क्या बकरों और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो यह हमारा हिंदू धर्म की उन्नति को भी काफ़ी महत्व दिया। फिर है धार्मिक सही गुणता। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक होते हुए भी विजयनगर के शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा उदार और व्यापक था। मतलब इनका जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी मात्रा में अच्छा था और इन्होंने सभी धर्म को सम्मान करते, ये क्या सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हिंदू धर्म को मानते हुए लेकिन इन्होंने क्या सभी धर्म को सम्मान दिया। ये नहीं है कि हम इस धर्म को ही मानेंगे या ये इस धर्म का है तो हम इसे बातें ना करें या इसे अपने राज्य में ना आने दें, नहीं, लेकिन इन्होंने क्या सभी धर्म को सम्मान माना है। यहाँ सभी धर्मावलंबियों का पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्ति थी। जो विजयनगर साम्राज्य में रहने वाले मुस्लिम लोग पर विजयनगर के शासकों ने कभी अत्याचार नहीं किए। जो विजयनगर में क्या मुस्लिम लोग रहते थे या शासक करते थे उन पर भी कभी उन्होंने अत्याचार नहीं किए। उन्होंने उदारता तथा सही गुणता की नीति अपनाई। उन्होंने अपने राज्य में केवल मंदिरों का ही निर्माण नहीं बल्कि मस्जिदों तथा गिरजाघरों का भी निर्माण कराया। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आया इतना। उसके बाद है हमारी विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो भी अत्यधिक अधिक थी। इसमें क्या साहित्य है, इसमें है साहित्य। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कला। ठीक है, विजयनगर राज्य में साहित्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। जो साहित्य का क्षेत्र था उसमें भी काफ़ी मात्रा में उन्होंने उन्नति की। विजयनगर के शासक विद्या प्रेमी थे। जो विजयनगर के शासक थे, जो राजा थे या वहाँ के लोग थे वो क्या विद्या प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों कवियों तथा साहित्य को प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया। उन्होंने क्या वहाँ के जो विद्वान थे, कविताएं थी या संगीत था, उनको क्या काफ़ी मात्रा में उनको प्रसिद्धि या प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप यहाँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत आदि भाषा और साहित्य को खूब उन्नति मिली। जो यहाँ के साहित्य थे, साहित्यकार थे, उन्होंने क्या तेलुगु, तमिलनाडु, कन्नड़, संस्कृति भाषाओं को खूब उन्नति दी। इन भाषाओं के उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे और इन भाषाओं में क्या उन्होंने उच्च कोटि के ग्रंथ भी लिखे। काफ़ी अधिक ऊंचा, मतलब काफ़ी मात्रा में उन्होंने क्या वहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्रंथ भी लिखे। उसने तेलुगु भाषा में क्या जो कृष्णदेव थे उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद का ग्रंथ का वर्णन किया गया है। जो कृष्णदेव थे उन्होंने अपनी तमिल भाषा में क्या अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो कृष्णदेव राय विद्वानों तथा साहित्यकारों के संरक्षण थे। जो ये विद्वान मतलब क्या जो कृष्णदेव थे वो विद्वानों तथा साहित्यकारों के संरक्षण थे। जो विद्वान थे या साहित्यकार थे उनकी ही देख रेख या उनको जो भी ज्ञान था, जो भी विद्या थी वो उनको देते थे। कृष्ण राय के उत्तराधिकारी ने भी विद्वानों तथा साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। जो कृष्णदेव थे उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी विद्वानों तथा साहित्यकारों को क्या संरक्षण दिया। उसमें समय के नाटक, संगीत, व्याकरण, दर्शन तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं पर अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने क्या समय और संगीत, व्याकरण, दर्शन के जो ज्ञान था या व्याकरण थी उन पर भी क्या अनेक ग्रंथ लिखे।
फिर है हमारी कला। जो विजय साम्राज्य में कला के क्षेत्र थे वो भी क्या काफ़ी उन्नत मात्रा में थे। उन्होंने विजयनगर के शासक अच्छे निर्माता थे। उन्होंने भव्य मंदिरों, विशाल राजमहलों, जलाशयों, झीलों तथा नहरों का भी निर्माण कराया। जो कृष्णदेव राय थे वो क्या एक महान भव्य निर्माता थे। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, जो कृष्णदेव थे उन्होंने क्या एक भव्य महल या भवन का निर्माण करा। उसने अनेक भव्य मंदिर बनाए। उसने राजधानी विजयनगर में अनेक मंडप तथा गोपुरम भी बनवाए। गोपुरम का मतलब मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते थे उन्होंने काफ़ी मात्रा में उन्हें बनाए, अच्छे, जो उन्हें देखकर आकर्षित हो जाए। विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर था उसमें विरूपाक्ष मंदिर, विठला मंदिर और हजार राम मंदिर आदि अनेक भव्य निर्माण मतलब भवनों का निर्माण कराया, जिससे जो तत्कालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। जो इन्होंने क्या विठल मंदिर या हजार राम मंदिर का निर्माण कराया, तो उनकी जो स्थापत्य कला थी उनका उत्कृष्ट मतलब काफ़ी मात्रा में प्रचार हुआ और काफ़ी प्रसिद्धि उनको मिली। ठीक है बेटा, तो यह हमारा आज का चैप्टर था, यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो कल अब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।